Hello friends, today I shall discuss interrogative sentence under future continuous tense। आज मैं इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के मतलब कि लास्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। तो आप देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, क्या पहचान होती है, कैसे देखिए। तो इस प्रकार से जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। ये सेंटेंस ए दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है मुख्य प्रश्नवाचक, उसको ए कहा जाता है। पहला जो होता है वो होता है मुख्य प्रश्नवाचक। पहला होता है मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं सहायक प्रश्नवाचक वाक्य। सहायक प्रश्नवाचक वाक्य। अब आप मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य को आप देखिए कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य किसको कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ जब आप देखेंगे तो मैं मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य की बात करता हूँ कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं। मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं या क्या होते हैं। तो इसमें है कि यदि, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में हों तो, यदि ये शब्द जो है इसमें बताया जा रहा है कि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में हों तो इसका अलग नियम होता है। हो तो ये कह सकते हैं कि वो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य जैसे तुम इस समय क्या कर रहे होगे। देखिए मैंने कहा कि यदि क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में हों तो इनको मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से जैसे कि आपने देखा कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं। तो जो पहला वाक्य है वो किस प्रकार से ए मतलब मुख्य प्रश्नवाचक है, उसकी क्या शर्त है, उसमें आप देख रहे हैं कि शर्त क्या है कि वह वाक्य जिसमें क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे इत्यादि शब्द वाक्य के बीच में हों। जब वाक्य के बीच में हों तो उसे सहायक प्रश्नवाचक कहा जाता है। और जब जो दूसरा वाक्य है मतलब जिसको सहायक प्रश्नवाचक कहते हैं, तो सहायक प्रश्नवाचक की क्या पहचान उसको भी आप देख लीजिए। इसे सहायक प्रश्नवाचक वाक्य। सहायक प्रश्नवाचक वाक्य इसमें ये शर्त है कि यदि क्या कोष्ठ में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हो तो उसे सहायक प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, क्या तुम अपना काम कर रहे होगे। देखिए इसमें वही शब्द जो है प्रारंभ में आ गया है, तो ये होता है सहायक प्रश्नवाचक वाक्य। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत
प्रश्नवाचक वाक्य को देख रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सहायक प्रश्नवाचक, एक होता है मुख्य प्रश्नवाचक। तो सहायक प्रश्नवाचक को कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, आप वाक्यों के बीच में उसको कैसे सेलेक्ट करेंगे, आप वाक्यों के बीच में उसको सेलेक्ट करके कैसे उसके साथ रूल्स लगाएंगे, ये सब तमाम असुविधाएं होती हैं। तो इन असुविधाओं को, इन समस्याओं को देखते हुए मैंने जो है उसको दो भागों में विभक्त कर दिया है। दो भागों में विभक्त करने के पश्चात जब आप उसके रूल्स को, उसके नियम को लगाएंगे तो इसमें किसी भी प्रकार से कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, कोई भी समस्याएं कहीं भी नहीं उत्पन्न होंगी। तो आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को खूब कायदे से, मतलब कि उसको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करिए कि मुख्य प्रश्नवाचक और सहायक प्रश्नवाचक में क्या अंतर होते हैं। चूँकि दोनों वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा, तो दोनों वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहेगा। यदि आपको सारे रूल्स नहीं पता होंगे तो बीच में जो क्या है उसको तो आप व्हाट से शुरू करेंगे तो आपका वाक्य सही दिशा में जाएगा। लेकिन जो वाक्य के अंत में क्या शब्द आया है, यदि उसकी भी अंग्रेजी आप क्या से ही प्रारंभ करेंगे, क्योंकि इसकी अंग्रेजी भी व्हाट ही होती है। इफ़ यू आर अननोन अबाउट द रूल्स ऑफ द सहायक प्रश्नवाचक वाक्य, यू कैन नॉट ईजिली सॉल्व द क्वेश्चन, यू कैन नॉट ईजिली ट्रांसलेट द सेंटेंस। So it is very necessary to use, it is very necessary to know about the difference between सहायक प्रश्नवाचक एंड मुख्य प्रश्नवाचक। मतलब सहायक प्रश्नवाचक और मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के बीच के अंतर को जानना अति आवश्यक होता है। इसलिए मैंने उसको, डियर स्टूडेंट्स, आई हैव सेपरेटेड मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड हेल्पिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब कि सहायक प्रश्नवाचक वाक्य और मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य को मैंने जो है अलग अलग कर दिया है। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य कैसे हल किया जाएगा, उसके क्या रूल्स हैं, उसके अंतर्गत हम आपको वाक्य की दिशा में ले चलते हैं, वाक्य कैसे हल होगा। तो हम आप यहाँ पर अभी देख रहे हैं, अभी सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के नियम को हम आपको इसके पश्चात बताएंगे। तब तक हम आपको जो है मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों को हल करने के जो तरीके हैं वो कैसे हल किया जाएगा, वो कैसे बहुत ही सरल शब्दों में आप समझ पाएंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सरल शब्दों में समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके रूल्स को जानना पड़ेगा। उसका रूल्स क्या होता है आप देखिए। अब यहाँ पर मैं नियम लिखने जा रहा हूँ कि वो जो मतलब कि जो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य है उसका क्या नियम है। इसमें नियम होता है कि सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक की बात करते हैं। मुख्य प्रश्नवाचक को मैंने ए कैटेगरी में रखा है, इसको हमने ए रूप दिया है। मतलब इसको ए के रूप में हम यहाँ पर जानते हैं, ए के रूप में इसको आइडेंटिफाई करते हैं, ए के रूप में हम इसको पहचानते हैं। जब भी प्रश्नवाचक वाक्य की बात आए तो उसमें दो कैटेगरी हो जाती है, ए और बी। मेरे मतलब जो कथन है उसमें ए को हमने मुख्य प्रश्नवाचक माना है, बी को मैंने सहायक प्रश्नवाचक माना है। अभी हम आपको इसके पश्चात ए और बी में नकारात्मक वाक्यों को भी जोड़ करके हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि आपके सेंटेंस में 4 सेंटेंस दिखाए जाते हैं। आपके सिलेबस में 4 सेंटेंसों की जो है कथा बताई जाती है, 4 सेंटेंस की चर्चा होती है, जबकि मुख्य रूप से पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव ही होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ऐसे सेंटेंस को भी दिखाया गया है। तो हम लास्ट में निगेटिव और इंट्रोगेटिव की भी चर्चा करेंगे। तब तक आप देखिए कि कैसे मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य का क्या नियम है, वो कैसे वाक्य हल किया जाएगा। तो सर्वप्रथम आप देखते हैं मुख्य प्रश्नवाचक शब्द लिखा जाता है। सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द मैंने लिख दिया, मुख्य प्रश्नवाचक शब्द। इसके बाद एक सहायक क्रिया आएगी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 सहायक क्रिया है, शैल या विल। तो यहाँ पर आएगी मुख्य प्रश्नवाचक शब्द प्लस उसमें से शैल या विल। आप लिख सकते हैं शैल या विल, मैंने लिख दिया, प्लस कर्ता। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। आप देख रहे हैं नियम कहाँ जा रहा है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ फर्स्ट फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर आ जाएगा आईएनजी, जैसा कि आईएनजी नियम है इसमें,
प्लस कर्म। ये इस टेंस का, इस सेंटेंस का मतलब मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के नियम हैं। तो आप अब जब मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के नियम को बकायदे मतलब बखूबी एकदम कायदे से क्लियरली उसको जो है आप अपने मन में मतलब उसको सही से जान लेंगे, तो जब आप सही से जान लेंगे तो कहीं भर दोनों सेंटेंस को एक साथ लिखा जाए, 4 सेंटेंस को एक साथ लिखा जाए, कई सेंटेंस एक बार आ जाए। जैसे कि इंटर लेवल पर जो है ग्रामर का जो रूल्स है वहाँ पर पीस मतलब कि एक टुकड़ा मतलब कि वाक्यों के कई वाक्यों को मिलाकर के एक पैसेज के माध्यम से प्रश्नों को पूछा जाता है। एक पैसेज का अनुवाद करने के लिए आता है, तो पैसेज के बीच में रहेगा चाहे पैसेज के बाहर रहेगा, आप उसके सहायक प्रश्नवाचक और मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों को अंतर जानते रहिए। वाक्यों के अंतर को जानते रहेंगे तो उसके नियम के भी अंतर को जानते रहेंगे। तो हम जो है मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य की बात करते हैं तो पहले मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य को हल करेंगे, इसके पश्चात हम सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, तुम इस समय क्या कर रहे होगे। यहाँ वाक्य लिखा है तुम इस समय क्या कर रहे होगे। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, व्हाट विल, अब देखते रहिए आप नियमानुसार बना रहे हैं वाक्यों को। यहाँ पर आ गया मुख्य प्रश्नवाचक, इसके बाद शैल या विल आ रहा है, प्लस आ जाएगा कर्ता, व्हाट विल यू, अब क्या आएगा बी, देखिए कर्ता के बाद आ गया बी, इसके बाद आएगा मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, डू मीन्स करना होता है तो यहाँ पर ING आ जाएगा। व्हाट विल यू बी डूइंग एट दिस टाइम, माने इस समय, इसकी अंग्रेजी होती है इस समय, एट दिस टाइम, वाक्य बन गया। अब इसी प्रकार से आप और वाक्यों को देखिए। अब हम दूसरा वाक्य लिखते हैं, कुछ खिलाड़ी मैदान में क्यों खेल रहे हैं, खेल रहे होंगे। कुछ खिलाड़ी मैदान में क्यों खेल रहे होंगे। आप इसको देख सकते हैं, जो बातें मैंने बताया है उसको आप देख सकते हैं कि बीच में क्यों शब्द आया है। क्यों का मतलब मुख्य प्रश्नवाचक वर्ड जो मेन क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जैसे कि आप जानते हैं क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। जैसे क्या, व्हाट, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये इतने होते हैं, 5 मुख्य रूप से आते हैं। अब इसमें से कोई भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि केवल व्हाट आएगा, वेयर आएगा, व्हेन आएगा, हाउ आएगा, नो, कोई भी आ सकता है। और उसको क्या कहा, किसके श्रेणी में रखा जाता है, मुख्य प्रश्नवाचक शब्द की श्रेणी में रखा जाता है। तो यहाँ पर अब ये आ गया, फिर इसकी आप अंग्रेजी लिखेंगे वाई विल सम, आप देखिए अब सम होगा, इसके बाद क्या होगा, प्लेयर्स, वाई विल सम प्लेयर्स बी, आई एम सॉरी, वाई विल सम प्लेयर्स, ये क्या हो गया सब्जेक्ट, ये क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो गया मुख्य प्रश्नवाचक शब्द। वाई विल सम प्लेयर्स बी, प्ले मीन्स होता है खेलना, उसमें ING लग जाएगा, प्लेइंग इन द फील्ड। देख लीजिए कितने आसानी से, कितने आसान तरीके से जो है वाक्यों का आप हल कर रहे हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम इसमें आ ही नहीं सकती, तब नहीं सकती जब दोनों को क्लैसिफाई कर लेंगे आप, नहीं तो आप दोनों को अलग अलग कन्फ्यूजनल रूल्स जो होता है उसको याद करेंगे और लास्ट में कन्फ्यूजन हो जाएगा, आप वाक्य को नहीं हल कर सकते हैं। इस प्रकार से मेरे कहने का तात्पर्य है कि दोनों वाक्यों को मतलब कि जो 2 प्रकार के मैंने प्रश्नवाचक वाक्य बताया है, उन दोनों प्रकार के वाक्यों को आप उसके अंतर वाले नियम के साथ जानते रहिए। जब आप उसके अंतर वाले नियम को जानते रहेंगे तो वाक्य को आप आसानी से हल कर पाएंगे, आपको किसी प्रकार से किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे कुछ अतिथि या कुछ अतिथिगण इस समय भोजन कैसे कर रहे होंगे।
कैसे कर रहे होंगे। आप देखिए अब यहाँ कैसे शब्द आ गया, कैसे भी इसमें है, कुछ घबराने की बात नहीं है। आप जो है अपने रूल्स, अपने सिद्धांत पर रहिए। आप वाक्यों के रूल्स पर, वाक्यों के बनावट पर, वाक्यों के तरीक़ों पर मत जाइए। आप वाक्यों के नहीं बल्कि नियम के तरीक़ों को आप जानते रहेंगे, वाक्य बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसा कि लोग समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो बहुत टफ होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट देयर इज़ नो प्रॉब्लम by solving the interrogative sentence of any tenses, either present, past, future. So you are learning interrogative sentence of future continuous tense, and it is main interrogative sentence, मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य। अब यहाँ पर देखिए कैसे है। सो यू विल राइट ऑल ऑफ फर्स्ट हाउ, देन विल और सेल। सो यू विल रीच अबाउट, यू विल रीच द सब्जेक्ट। सो कुछ अतिथिगण, हाउ विल सम गेस्ट्स, हाउ विल सम गेस्ट्स, how will some guests be, how will some guests be taking, take food means होता है भोजन करना, तो taking food, how will some guests be taking food at this time। इस समय की अंग्रेजी क्या होती है, at this time। तो ये हो गया। मतलब आप देख रहे हैं कि तीसरा वाक्य भी किस प्रकार से आसान तरीके से, बहुत आसानी से उसके नियम को थोड़ा सा रियलाइज करके आप वाक्यों को हल कर ले रहे हैं। यू आर नॉट फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स by solving the sentences under any tenses, either present, past or future। तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आप हल कर रहे हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और मुख्य प्रश्नवाचक वाक्यों में अब हम चर्चा करते हैं सहायक प्रश्नवाचक वाक्य की, कि सहायक प्रश्नवाचक वाक्य क्या है। सहायक प्रश्नवाचक वाक्य, पहले हम परिभाषा की बात करते हैं। इसमें लिखा है कि यदि क्या शब्द, या ये भी कहा जा सकता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के प्रारंभ में हों तो। जब वाक्य के प्रारंभ में होंगे, अब आप देख लिए हैं मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य को, आप देख लिए हैं। अब हम ले चलते हैं आपको सहायक प्रश्नवाचक वाक्य की तरफ। तो सहायक प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब कैसे उसको आप पहचानेंगे कि यह वाक्य सहायक प्रश्नवाचक वाक्य है या यह वाक्य सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत है। तो आप उसको कैसे देखेंगे, आप उसकी जो पहचान होती है उसको, जैसा कि मैंने बताया है प्रत्येक टेंस में मैं इस बात को रिवाइज करता हूँ कि वह वाक्य जो मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य से, मुख्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होते हैं मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य कहे जाते हैं। वह वाक्य जो सहायक प्रश्नवाचक शब्द, सहायक क्रिया से प्रारंभ होते हैं वो सहायक प्रश्नवाचक वाक्य कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप दोनों के विशाल अंतर को, दोनों के बड़े पैमाने पर अंतर को आप बता सकते हो, उसके अंतर को आप कह सकते हो, उसके अंतर को आप याद कर सकते हो। तो हम यहाँ पर अब चर्चा करने जा रहे हैं कि सहायक प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है वो किस प्रकार से हल किया जाता है, सहायक प्रश्नवाचक के क्या रूल्स होते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सहायक प्रश्नवाचक वाक्य की, सहायक प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान क्या है कि यह मतलब कि क्या शब्द या प्रश्नवाचक शब्द से वाक्य प्रारंभ होता है और वो शब्द प्रायः वाक्य के प्रारंभ में ही रहते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए। तो सर्वप्रथम हो तो रूल्स बताता है क्या करना पड़ेगा। सर्वप्रथम क्या लिखेंगे आप, तो सर्वप्रथम लिखेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब एक सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मतलब शैल या विल लिखेंगे, शैल या विल लिखेंगे, प्लस कर्ता लिखेंगे, प्लस बी लिखेंगे, प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे। इसके बाद आईएनजी जोड़ेंगे, आईएनजी के पश्चात केवल उसमें कर्म रहेगा या अन्य कर्म, जितने कर्म रहेंगे सभी जाकर के जुट जाएंगे। तो आप देख रहे हैं अब सहायक प्रश्नवाचक वाक्य की हम चर्चा करते हैं। तो सहायक प्रश्नवाचक वाक्य का यही नियम है कि सर्वप्रथम सहायक क्रिया शैल या विल, मतलब दो सहायक क्रिया आई हैं तो दोनों को आप शैल भी विल भी को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। आप सर्वप्रथम लिखेंगे शैल या विल प्लस कर्ता प्लस बी
प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य कर्म या जितने कर्म रहेंगे सब कर्म के बाद जोड़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सहायक प्रश्नवाचक वाक्य के रूल्स, उसके जो नियम हैं उसको आप समझ रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं मुख्य सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों को। हाँ, आपके समक्ष जो है मैं एक एक एक्सरसाइज को, एक एक एग्जाम्पल को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे ताकि आप उसको आसानी से हल करना सीख जाएं। और इस प्रकार से आप मुख्य प्रश्नवाचक और सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों में अंतर देख रहे हैं। आप वाक्य देखिए किस प्रकार से हल किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है सहायक प्रश्नवाचक वाक्य को देख रहे हैं। सहायक प्रश्नवाचक वाक्य कैसे होते हैं देखिए थोड़ा सा। इसलिए सहायक प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं, जैसे क्या यह किसान अपना खेत जोत रहा होगा। देखिए यहाँ भी आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क यहाँ भी लगा है और मुख्य वाले में भी लगा रहता है। तो लेकिन ये कैसे, मतलब ये पहचान करेंगे कि सहायक प्रश्नवाचक वाक्य है। ये प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं, मतलब प्रश्नवाचक शब्द क्या या और जो जिस प्रकार के प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जो वाक्य के अनुसार आ सकते हैं, तो ये जैसे किस कक्षा में है ये भी मतलब मुख्य प्रश्नवाचक होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे जो हेल्पिंग वर्ब होती है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहाँ पर शैल बी और विल का जो प्रयोग किया बताया गया है, ये उसमें से एक सहायक क्रिया इसमें पहले आ जाएगी। इसलिए जो सहायक प्रश्नवाचक वाक्य है वो सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है, इसलिए उसका नाम है सहायक प्रश्नवाचक। तो अब यहाँ पर क्या की अंग्रेजी आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे विल दिस फार्मर बी। अब खेत जोतने की अंग्रेजी होती है प्लाउ या प्लग कहते हैं आप लोग, उसमें आई जुट जाएगा। क्या होता है, विल दिस फार्मर बी प्लगिंग द फील्ड। आप देख रहे हैं वाक्य कैसे बन गया। अब दूसरा वाक्य आप देखिए, पहला वाक्य हो गया। दूसरे वाक्य में क्या जोर से वर्षा हो रही होगी। देखिए अब यहाँ कह रहे हैं क्या जोर से बारिश हो रही होगी। अब फिर यहाँ पर आप भटकेंगे नहीं कि इसकी अंग्रेजी आप खोजने लगेंगे तो क्या अंग्रेजी मिलेगी इसकी, व्हाट। इट विल बी रॉन्ग, मतलब ये गलत हो जाएगा। इट कैन नॉट बी यूज हियर, मतलब ये यहाँ पर प्रयोग नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि सहायक प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है वह हमेशा और हमेशा सहायक क्रिया से ही प्रारंभ होता है। तो सहायक क्रिया से प्रारंभ करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल एक कर्ता। आप कर्ता के रूप में इट क्यों प्रयोग किया जा रहा है आप समझने की कोशिश करिए। मैं हर प्रत्येक टेंस में जहाँ पर वर्षा ऋतु मौसम दिन समय की बात आती है तो हम वहाँ पर इट का प्रयोग करते हैं। आप ये मान के चलिए मैंने देयर और इट के प्रयोग में आप लोगों को बताया होगा कि वर्षा ऋतु मौसम दिन समय छोटे मोटे जीव जंतु कीड़े मकोड़े इत्यादि के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वर्षा की बात है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईट। इसलिए ये कर्ता के रूप में आया है तो यहाँ पर होगा विल इट बी रेनिंग, विल इट बी रेनिंग, विल इट बी रेनिंग हैविली। हैविली माने होता है जोर से। ये बन गया बात। आप ये देख रहे हैं इसमें जो कर्ता है वो क्या है, इसमें जो सब्जेक्ट आया है सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है, इट का प्रयोग किया गया है। इसके साथ कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग की जा रही है, विल बी का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है, सब्जेक्ट के रूप में आया है फार्मर। फार्मर के साथ कौन सी सहायक क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, विल बी। ठीक है। अब जैसे देखिए क्या हम, देखिए सेल का प्रयोग कैसे होगा, क्या हम अपना कार्य कर रहे होंगे, क्या हम अपना कार्य कर रहे होंगे। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया शैल वी बी डूइंग
अब यहाँ पर अपना अपनी क्या होगा, आवर वर्क। आपने लिखा, आपने देखा। शैल वी, जैसा कि मैंने ये बताया है कि आई और वी के साथ जो है शैल की बात की जाती है, लेकिन यदि आप विल, वी, बी, डूइंग, अब यहाँ तो फेरबदल नहीं होगा, आवर तो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन शैल के जगह विल अगर आप लिख देते हैं तो गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में विल का भी प्रयोग किया जा रहा है आई और वी के साथ। तो इस प्रकार से आप सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों के अंतर सहायक प्रश्नवाचक वाक्यों को देख रहे हैं। इसी के संदर्भ में, इसी के अंतर्गत एक और वाक्य को आप देख सकते हैं, मतलब कि सहायक प्रश्नवाचक एक और वाक्य, क्या यह माली बगीचे से, वाक्य चाहे जितना बड़ा हो, आप घबराने की बात नहीं है, बगीचे से फूल तोड़ रहा होगा। क्या यह माली बगीचे से फूल तोड़ रहा होगा। अब यह माली के लिए क्या होगा, विल दिस गार्डनर, गार्डन मीन्स होता है बगीचा, गार्डनर मीन्स होता है उसकी रखवाली करने वाला अर्थात माली। विल दिस गार्डनर बी, प्लक मीन्स होता है तोड़ना, तो क्या हो जाएगा ING। विल दिस गार्डनर बी प्लकिंग, क्या तोड़ रहा है, फ्लावर्स। कहाँ से तोड़ रहा है, बगीचे से के से ले के लिए फ्रॉम दी गार्डन। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि यह वाक्य बन गया। मैंने बताया कि कितने बड़े वाक्य हों, चाहे जितने लंबे वाक्य हों, आप उससे बिल्कुल मत घबराइए। आप केवल वाक्यों पर ध्यान दीजिए कि वाक्य कैसे हल करना है, वाक्य का क्या रूल्स होता है, इसके अंतर्गत आप वाक्यों को हल कर सकते हैं। आप यदि वाक्यों में कर्ता क्रिया कर्म को अच्छे ढंग से पहचान सकते हैं तो वाक्यों को आप कतई गलती नहीं करेंगे। यदि आप कर्ता क्रिया कर्म को नहीं पहचान सकते हैं, जैसे इसमें कोई पूछे कि क्या यह किसान अपना खेत जोत रहा होगा, इसमें माय डियर स्टूडेंट्स यू विल टेक अप व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस। आप इसमें ये देखिए, ये पकड़िए, ये पाइए, ये गेट करिए कि कौन इसमें कर्ता है। तो कर्ता क्या होगा, जैसा कि मैंने कर्ता की परिभाषा बहुत सामान्य तरीके से सामान्य विचारों में मैंने बताया है कि कर्ता माने जिसके बारे में बात की जाए, क्रिया माने जो उस बात को पूरा करे, कर्म माने जो उस बात को सपोर्ट करे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें कौन करता है, यह किसान। इसमें कौन करता है, कर्ता नहीं है, कर्ता के स्थान पर ईट का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन करता है, हम। इसमें कौन करता है, यह माली। तो इस प्रकार से इसको आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस पर भी चर्चा करेंगे कि निगेटिव सेंटेंस मतलब इंट्रोगेटिव के साथ कैसे निगेटिव आ जाता है। तो जैसे इसमें देखिए वाक्य को मैं बता रहा हूँ, क्या यह मरीज दवा नहीं खा रहा होगा, दवा नहीं खा रहा होगा। अब देखिए इसमें यह मरीज दवा नहीं खा रहा होगा, इसमें निगेटिव है और प्रश्नवाचक दोनों आया है। निगेटिव नकारात्मक और प्रश्नवाचक, जैसा कि आपके सिलेबस में नकारात्मक और प्रश्नवाचक एक अलग वाक्य के रूप में दिखाया गया है, तो आप भी देख लीजिए, उसमें मत घबराइए। आप ये केवल और केवल आप जानते रहिए कि कर्ता के बाद क्या न लगेगा, नॉट लगेगा। फिर द सब्जेक्ट विल बी रिटेन, जहाँ पर कर्ता लिखा जाएगा। द नॉट इज यूज्ड देयर, वहीं पर नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अब दिस पेशेंट, ये देख रहे हैं नियमानुसार, नॉट बी टेकिंग मेडिसिन। देखिए, क्या यह मरीज दवा नहीं खा रहा होगा या क्या यह मरीज दवा नहीं ले रहा होगा। तो इस प्रकार से ये तो सहायक प्रश्नवाचक हो गया। आप एक मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत नॉट को देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप ये देखिए, डॉक्टर साहब मरीज को, उसी को हम फेरबदल के लिए, मरीज को दवा क्यों नहीं दे रहे होंगे, क्यों नहीं दे रहे होंगे। आप देख सकते हैं
किस प्रकार से इसमें जो है मुख्य प्रश्नवाचक के साथ नाट आ गया है, यहाँ पर मुख्य प्रश्नवाचक के साथ नाट आया है, यहाँ पर सहायक प्रश्नवाचक के साथ नाट आया है। तो मुख्य प्रश्नवाचक के साथ जो नाट आया है तो मतलब कर्ता के बाद दोनों में नाट का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सहायक प्रश्नवाचक हो चाहे मुख्य प्रश्नवाचक हो, सबके साथ कर्ता के बाद नाट का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं यहाँ पर दिस पेशेंट जो था वो कर्ता था, यहाँ पर नाट आ गया। अब यहाँ पर डॉक्टर साहब हैं, अब डॉक्टर साहब जहाँ प्रयोग किए जाएंगे उसके साथ तुरंत नाट आ जाएगा, ये इसकी पद्धति होती है। तो क्यों, वाई विल दी डॉक्टर, अब नाट, बी गिविंग मेडिसिन बन गया। ठीक है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कर्ता के साथ जो है नाट का प्रयोग किया जाता है। तो आप छात्रों ये समझ ही गए होंगे कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव को कोई अलग से मेंशन करने की कोई अलग से उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव कोई एक सेंटेंस के रूप में आए। तो आप ये देख रहे हैं कि नकारात्मक वाक्यों के साथ या प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ नकारात्मक या नकारात्मक वाक्यों के साथ प्रश्नवाचक जो शब्द आ जाते हैं उनको वाक्य में कैसे हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्यों के साथ मतलब कि प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ नकारात्मक वाक्य कैसे शब्द कैसे आते हैं और उसका वाक्य आप कैसे हल कर सकते हैं। तो आज जो है हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दोनों कॉन्सेप्ट को, सहायक प्रश्नवाचक और मुख्य प्रश्नवाचक को जो मैंने क्लियर किया है, और मैं वादा करता हूँ कि आप लोग अगर इसको मतलब अच्छे ढंग से इसको देखेंगे, अच्छे ढंग से इसको पढ़ेंगे, अच्छे ढंग से इसको नोट्स बनाएंगे, तो आपको टेंस में या सिंपल सेंटेंस, जो भी प्रकार के सिंपल सेंटेंस होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जो दैनिक जीवन है, दैनिक जो दिनचर्या होती है, उसमें टेंस से ही पहले प्रारंभ होता है, टेंस से ही सेंटेंस को आप बोलते हैं। दैनिक जीवन का जो मतलब दैनिक जीवन में दिनचर्या में जो बोलचाल की अंग्रेजी होती है वो टेंस से ही प्रारंभ होती है। तो आपको इस प्रकार से हम उम्मीद करते हैं कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मुख्य प्रश्नवाचक और सहायक प्रश्नवाचक दोनों समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हम अपने इस लेक्चर को जो है बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।